नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद, इन दो नामों का मैं खास तौर पर जिक्र कर रहा हूं जब मैं बात कर रहा हूं पहलगाम हमले की और उसके बाद भारत के एक्शन की और उस बीच में देश में उठे गुबार की। किस तरह से ओवैसी उभर करके सामने आए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ डट के खड़े हुए हैं। किस तरह से चंद्रशेखर ने पूरी ताकत और मजबूती के साथ पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई है और आतंकवाद के समूल नाश का अभियान छेड़ा है। ये ओवैसी और चंद्रशेखर, इन दोनों चेहरों का मैं जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि हमारे देश में एक नैरेटिव ऐसा है जो ये कहता है कि ओवैसी, उनका राष्ट्रवाद से क्या ताल्लुक। एक ऐसा नैरेटिव है, एक ऐसा नैरेटिव है जो ये कहता है कि ओवैसी को क्या फर्क पड़ता है, सीमा पर कुछ हुआ करे, देश में आतंकी घुसाएं तो ओवैसी को क्या फर्क पड़ता है। इस देश में कट्टरपंथियों का जो तबका है वो ऐसा नहीं है कि कट्टरपंथी एक ही तरफ हों, कट्टरपंथी दोनों तरफ हैं। और कट्टरपंथियों का एक तबका ये लगातार सवाल उठाता है ओवैसी की देशभक्ति को लेकर के, ओवैसी के राष्ट्र के प्रेम को लेकर के। और ऐसा ही सवाल चंद्रशेखर आजाद के लिए भी उठाया जाता है कि चंद्रशेखर आजाद को इन बातों से क्या है। वे तो जेएनयू वालों के साथ खड़े हो जाते हैं, वो तो किसान नेताओं के साथ खड़े हो जाते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सोशल मीडिया के नैरेटिव हैं और इन नैरेटिव की जो असली कहानी है वो सामने लाना बहुत जरूरी है क्योंकि यही नैरेटिव फिर दिमाग में घुसते हैं और यही नैरेटिव हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं। तो आप सुनिए ओवैसी को, ओवैसी की दहाड़ सुनिए आप। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। ये ओवैसी हैं, दहाड़ करके कह रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, दहाड़ करके कह रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो सर्टिफिकेट मांगने में यकीन करते हैं। उनको लगता है कि ओवैसी हैं तो उनको सर्टिफिकेट देना चाहिए। सर्टिफिकेट किसी और से नहीं मांगा जाएगा लेकिन ओवैसी के संदर्भ में ये सर्टिफिकेट जरूर मांगा जाएगा। हालांकि मैं आपको बताऊं, ओवैसी वो शख्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठ करके पाकिस्तान को ललकार चुके हैं। ये ओवैसी की ताकत है, ये ओवैसी का जज्बा है। और इसी तरह से चंद्रशेखर ने हमेशा देश के मुद्दे पर, आपने कभी भी देखा हो, चंद्रशेखर का बयान एकदम पिन पॉइंटेड रहता है और वो बयान इस देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता से जुड़ा रहता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चंद्रशेखर ने कोई भी अलग राह ली हो या किसी और अलग राह पर चलने का कहीं से कोई संकेत भी मिला हो। इसके बाद भी जो सर्टिफिकेट मांगने वाली लॉबी है, सोशल मीडिया के जो नए शूरवीर हैं, वो सर्टिफिकेट मांगते हैं। आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से चंद्रशेखर ने ट्विटर पे लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय सेना और वीर जवानों के पराक्रम को सलाम। भारतीय सेना हमारी जान है, हमारी शान है। जय भीम, जय भारत। भारतीय सेना हमारी जान है, इस बात पे गौर कीजिए। इसमें क्या जज्बा छिपा हुआ है, देश के लिए क्या कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति छिपी हुई है। मैं आपको इन दो नेताओं का नाम क्यों ले रहा हूं, ऐसा नहीं है कि बाकी नेता ऐसे हैं नहीं। इस देश में आज भी उन नेताओं की एक अच्छी खासी खेप है जिनका दिल देश के लिए धड़कता है। तमाम नकारात्मकता के बावजूद भी सकारात्मकता की ये पौध बची हुई है। ये सत्ता पक्ष में भी है, ये विपक्ष में भी है। मगर यहाँ पर चूंकि सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं तो ओवैसी और चंद्रशेखर ये दो नेता हैं जिनसे सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। तो अब आप देखिए, जब सबसे बड़ी क्राइसिस का दौर आया है, जब सबसे कठिन दौर आया है, तो इन दो नेताओं ने कितनी दृढ़ता, कितनी हिम्मत और कितनी इच्छा शक्ति के साथ में देश की भावना को आगे बढ़ाया है और कितना बड़ा मैसेज दिया है इन दो नेताओं ने। मैं आपको ओवैसी का वो बयान सुना रहा हूं जिसमें उन्होंने हिमांशी के बारे में कहा है कि वो तो हमारी बेटी है। इस देश में ऐसे भी सोशल मीडिया के नमूने हैं जिन्होंने एक शहीद की बेवा को भी नहीं छोड़ा। कट्टरपंथ में डूबे हुए ये लोग एक शहीद की विरासत के साथ भी खिलवाड़ करने से, उसे नीचा दिखाने से नहीं चूकते हैं। जबकि हिमांशी ने कितनी सही बात कही थी कि इस देश में कश्मीरियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ ये नफरत मत फैलाइए, देश सबका, इस बात को कौन नहीं स्वीकारेगा। ओवैसी ने अपनी रैली में यही कहा कि हिमांशी, उसको बेटी कहा और कहा कि हमारी बेटी जो कह रही है उस मैसेज को समझिए, उस पर विचार कीजिए। सुनिए ओवैसी को। ये हमारी बेटी हिमांशी का एक पैगाम देती है हमारे देश में बसने वाले जो लोग हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रहे हैं। वो कहती है कि मैंने अपने पति को खोया, मगर मैं नहीं चाहती कि मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत के मजारे किए जाएं।
और अब चंद्रशेखर को सुनिए। चंद्रशेखर भी सीधा पैगाम दे रहे हैं कि हम सब भारतीय हैं और बाबा साहब का हवाला से कह रहे हैं कि बाबा साहब ने सिखाया कि हम सब भारतीय, इस मौके पर हम सब एक हैं, हमें कोई भी आपस में एक दूसरे के साथ में उलझना नहीं है, हमको विभेद नहीं पैदा करना, हमको मिलकर लड़ना है। ये पैगाम डंके की चोट पर चंद्रशेखर दे रहे हैं। इस पैगाम को सुनिए। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं। एक भारतीय होने के नाते भारत पर जो हमला हुआ है पहलगाम में, मैं उन परिवारों की पीड़ा को समझ सकता हूं जिन परिवारों ने अपनों को खोया। किसी ने अपना पिता खोया, किसी ने अपना बेटा, किसी ने पति, किसी ने अपना भाई। इस आतंकी घटना से पूरे देश के मन में, हर देशवासी के मन में व्यथा। हर कोई चाहता है कि इस आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। मैं आपको अगली तस्वीर दिखा रहा हूं सर्वदलीय बैठक की। ये सर्वदलीय बैठक जो संसद में हुई, इसमें ओवैसी जाते हैं और ओवैसी जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इस बात का असर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में होता है। ये ओवैसी एक बैरिस्टर हैं, ओवैसी की कानून की समझ बहुत पुख्ता है, तो वो आकर के सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया से कहते हैं कि पाकिस्तान, इस पर तो जो ऑलरेडी एक कार्रवाई चलनी चाहिए, जो ऑलरेडी एक एक्शन चल रहा है कि पाकिस्तान में जो आतंकी फंडिंग होती है उसके तहत उसको बैन करने की प्रक्रिया जो हो रही है उसको तेज किया जाए। वो ये भी कहते हैं ये जो रेसिस्टेंट फ्रंट बनाया हुआ है आतंकियों ने, इसको भी बैन किया जाए। पिन पॉइंटेड कहते हैं कि पाकिस्तान की जो वित्तीय लाइफलाइन है वो खत्म कर दी जाए। ये जो नया TRF बना है आतंकियों का फ्रंट, इसको नेस्तनाबूद किया जाए। पिन पॉइंटेड बयान दे रहे हैं ओवैसी इस सर्वदलीय बैठक के बाद। सुनिएगा। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये TRF को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं कि चंद्रशेखर क्या बोल रहे हैं, ओवैसी क्या बोल रहे हैं, और आप गौर कीजिए इनकी बातें कितनी दूरदर्शी हैं और कितना दूर तक सोच रहे हैं। चंद्रशेखर ने यहां तक कह दिया कि हम ये चाहते हैं हम सब मिलकर के मुंहतोड़ जवाब दें दुश्मन को, लेकिन एक काम कतई ना करें। दुश्मन ये चाहता है कि हम आपस में लड़ जाएं, ये ना करें, दुश्मन के हाथों में ना खेलें। ये बात भी बहुत ही काबिल गौर है चंद्रशेखर की। और जो आतंकवादी जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, हमारे खून से होली खेली है, उनको बिल से निकाल कर ऐसी कठोर से कठोर सजा दें कि दोबारा कोई इस तरह की घटना करने से पहले 1000 बार सोचे। लेकिन साथ साथ मेरी देशवासियों से अपील है कि जो दुश्मन चाहता है वो ना करें, अपने भाइयों से ना लड़ें। चंद्रशेखर ने लगातार, जब से ये अटैक हुआ है उसके बाद से लगातार पाकिस्तान को निशाने पर लिया है। लगातार वे सरकार के इस मुद्दे पर साथ खड़े हुए हैं, कोई मतभेद नहीं, कोई विरोध नहीं। और एक मैं उनका ट्वीट आपको और दिखाता हूं जिसमें वो साफ तौर पर ये लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर के पुंछ और तंगधार में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में 15 निर्दोष नागरिकों की जो मृत्यु हुई है और 43 लोगों के घायल होने की खबर, ये अत्यंत दुखद है और मानवता को शर्मसार करने वाली है। और आगे वो ये भी लिखते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से आम नागरिकों को निशाना बना करके शांति और सुरक्षा के हर प्रयास को नष्ट करना चाहता है, ये जो पुंछ में पाकिस्तान ने आम नागरिकों को निशाना बनाया है उसका जिक्र किया है चंद्रशेखर ने। तो ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है और ये समझना चाहिए उस दौर का किस्सा है जिस दौर में हर एक बात को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जाता है, जिस दौर में खांचे खींच दिए जाते हैं, ये कह दिया जाता है कि ये हमारे हैं वो पराए हैं, चूंकि इनका धर्म अलग है, चूंकि इनकी नस्ल अलग है, चूंकि उनका मजहब अलग है। उस दौर में ये दोनों नेता खड़े होते हैं, जबकि ये दोनों नेता निशाने पर रहते हैं, इसके बाद भी डंके की चोट पर खड़े होते हैं और देश के हित में न सिर्फ आवाज उठाते हैं बल्कि उस आवाज को इस देश के आम नागरिकों से कनेक्ट करने की अपनी पूरी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। इस तस्वीर को भी जरूर देखा जाना चाहिए। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए।